इसके अंदर आपको देखो पता लग रहा है कि धातु अधातु क्या होती है। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखे, इट मींस टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बात कर रहे हैं नॉन मेटल, इट मींस अधातु, यानी टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखे, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। आज अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की या आवर्त सारणी की, और आवर्त सारणी के जितने भी पॉइंट होंगे उनको अपन छोटे छोटे पार्टों में पढ़ते चलेंगे। तो आज मैं बात कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यानी इसका परिचय। तो पीरियोडिक टेबल के परिचय के लिए बात करते हैं कि सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार रखें कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाएं, कि जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सभी तत्वों को इस तरीके से व्यवस्थित कर दें कि उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ही ग्रुप के अंदर उनको रख दिया जाए उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार। ठीक है, इसके अंदर अपन सर्वप्रथम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के विकास की बात करते हैं। तो जो आवर्त सारणी का विकास है वो कैसे हुआ, तो सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट आया लेवोसियर। तो लेवोसियर का क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। तो लेवोसियर का जो वर्गीकरण है इसके अंदर उसने तत्वों को दो तरीके से बताया। एक तो उसने बताया कि धातु हैं, एक अधातु हैं। तो उसने अपने वर्गीकरण के अंदर तत्वों को बांटा धातु और अधातु में। जो मेटल होते हैं, जो मेटल्स हैं, धातु हैं, वो क्या होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेवोसियर ने बताया कि धातु वो तत्व हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो लेवोसियर ने बताया कि जो मेटल हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जिस तरीके से अपन देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसका एक उदाहरण होगा सोडियम। ठीक है, तो जो सोडियम होता है, इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो बन जाता है सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, इसकी टेंडेंसी कैसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति है। अपन देख रहे थे कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, शेष रहते हैं। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग मेटल्स कौन है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिनमें है वो ही मेटल हैं। नॉन मेटल के लिए कहा उसने कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इट मींस टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें या जिनमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाए, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स कौन सी चीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की
जो प्रवृत्ति है वो नॉन मेटल है। और इसका एक उदाहरण अपन देख सकते हैं, एक उदाहरण देख सकते हैं अपन इसके अंदर कि क्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो वो बन जाएगा Cl माइनस आयन। ठीक है, वो क्लोरीन Cl माइनस आयन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो क्लोरीन हो गया, एक इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हो गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए भी अपन देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में फ्लोरीन माइनस आयन बन जाता है। ये दो उदाहरण हो गए नॉन मेटल्स के। इट मींस नॉन मेटल्स जो कौन है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें या ग्रहण कर सकें, ठीक है, वो नेचर हो गई नॉन मेटल्स की। तो लेवोसियर ने क्या कहा, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दो ही प्रकार के तत्व हैं, और दोनों के अंदर एक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो एक में त्यागने की प्रवृत्ति है। ठीक है, ये इन दोनों का पॉइंट हो गया। लेकिन इसके बाद में एक ड्रॉबैक या इसकी कुछ दोष और कमियां होती हैं, या इसके ड्रॉबैक जो दोष होते हैं, लिमिटेशन यानी कमियां हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो जैसे ही इसका लेवोसियर का क्लासिफिकेशन के बाद में और नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, यानी नए तत्वों की खोज हुई, तो जैसे ही नए तत्वों की खोज के बाद में इनका अध्ययन अपर्याप्त हो गया। जैसे ही नए तत्वों की खोज हुई, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद में नए तत्वों की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जैसे ही नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो ये इसके अध्ययन के लिए क्या हो गया, अपर्याप्त हो गया। अध्ययन के लिए अपर्याप्त हो गया, इसके अध्ययन के लिए अपर्याप्त हो गया। ठीक है, ये पहला इसका ड्रॉबैक रहा, इसकी पहली कमी रही। दूसरी कमी ये रही, इसने बताया तो ये था कि धातु और अधातु दो ही प्रकार के तत्व हैं, लेकिन जैसे ही बाद में पता चला कि यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स तो इसने बताए थे, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जिसमें वो बन जाता है मेटालॉइड यानी उपधातु। तो जैसे ही उपधातुओं का पता चला, मेटेलॉइड्स का पता चला, तो मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद में इसको ये पता नहीं लगा कि इसको रखा कहां जाए। इसके पास कोई जगह नहीं थी जहां ये मेटेलॉइड्स को रख पाता, क्योंकि मेटेलॉइड्स वो हैं या उपधातु वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो होता है मेटेलॉइड्स। और मेटेलॉइड्स के लिए इसके पास कोई जगह नहीं थी, तो मेटेलॉइड्स को ये स्थान नहीं दे पाया, मेटेलॉइड्स को ये स्थान नहीं दे पाया कि कहां रखा जाए। ये इसके दो ड्रॉबैक रहे। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट को। जैसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार रखें कि समान गुण वाले तत्व एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएं। जैसे बात कर लेते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये सारे तत्व इन सभी के गुण क्या हैं, समान। इट मींस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। ठीक है, तो इनको एक ग्रुप में रखा गया। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का विकास, इसकी बात करें। इसके अंदर इसमें लेवोसियर नाम का साइंटिस्ट आता है, वो कहता है कि मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दो प्रकार के तत्व हैं। उनके अंदर धातु तो वो हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, इट मींस टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन।
इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का, पोटेशियम। यानी पोटेशियम के अंदर भी अपन ऐसी कंडीशन देख पाते हैं। जो पोटेशियम होता है K प्लस, जो K होता है पोटेशियम, ये K प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, इसी की बात करते हैं अपन। जैसे ही नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल क्या है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की हो, वो अधातु है। एग्जांपल दिया था क्लोरीन। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तो 18 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। और उसके बाद में एक एग्जांपल है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है, यानी फ्लोरीन में 9 होते हैं, एक और ग्रहण कर लेता है तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये दोनों नॉन मेटल के एग्जांपल हो गए। लेकिन इसके बाद में इसकी कमियां होती है, यानी ड्रॉबैक और लिमिटेशन जिनको अपन बोल रहे हैं, दोष या सीमाएं। पहला दोष इसका होता है कि नए तत्वों की खोज, जैसे ही न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है, न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद में ये अध्ययन के लिए अपर्याप्त हो गया, यानी स्टडी के लिए अपर्याप्त हो गया, स्टडी नहीं कर पाए इसकी। दूसरी इसकी लिमिटेशन होती है कि इसने तत्वों को मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, ये दो ही बताए। लेकिन जब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे ही उपधातु या मेटेलॉइड्स में मिलती है, तो इसके पास जगह नहीं थी कि मेटेलॉइड्स को इस पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए। इस कमी के बाद में इसको ज्यादा यूज नहीं लिया जाता। फिर जैसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो होगा प्राउट की संकल्पना। ठीक है, तो वो वीडियो लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, जो भी आपको वीडियो मिलेंगे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, वो सारे स्टेप बाय स्टेप पार्ट में होंगे, पार्ट वाइज होंगे। जैसे कि आज अपन पीरियोडिक टेबल की बात की थी, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर इसका ये वीडियो मिलेगा, लेवोसियर का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 2 के अंदर प्राउड की संकल्पना का वीडियो मिलेगा। इसके बाद में पार्ट 3 के अंदर आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम का या ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। ठीक है, इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स के वीडियो मिलेंगे और उन पार्ट से पहले उस चैप्टर का नाम लिखा होगा, इसलिए आपको आसानी होगी उस चैप्टर को पढ़ने में। ओके, धन्यवाद।